यकीन दिलाता हूँ, अगर आप मुकेश भाकर साहब को चुन के भेज देंगे तो जहां आप अपने आदमी को बैठा देखना चाहते हैं ये वहां जरूर बैठेंगे। इनमें वो सलाहियत है, वो काबिलियत है, आपको इज्जत दिलाएंगे, आपकी बातें मनवाएंगे, आपको ताकत दिलवाएंगे। मैं चुनाव का मौका है, बहुत तरह की बातें लोग करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ काम की 2-3 बातें करूंगा। आप तमाम किसान भाइयों को बहुत खतरे का वक्त है इस वक्त। जो सरकार है वो खेती को पूरी तरह खत्म कर देना चाहती। जो जवान थे हमारे फौज में चले जाते थे उनके लिए भी वो ले आए हैं अग्निवीर, उनकी जिंदगी भी खराब कर रहे हैं। जिस झुंझुनू के जिस मैदान पे हमारे बच्चे दौड़ लगाते थे फौज में भर्ती होने के लिए, उनको रोक के चीफ प्राइम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर उतरा। तो एक तरह से खेती, किसानी, फौज सबको खत्म करने की इनकी साजिश है, लेकिन इनका हाथ सिर्फ और सिर्फ आप लोग पकड़ सकते हो, आप लोग रोक सकते हो। एक तो ये मौका है, एक मौका पार्लियामेंट के चुनाव में आएगा, और मैं आश्वस्त हूं कि देश के लोग जान गए हैं इनके झूठ को, इनकी बदमाशियों को, इनके इरादों को, और वो इनको पलट के रखेंगे। अब किसानों का जो मसला जिसका जिक्र किया मुकेश भाई ने, किसानों के लिए जो 3 काले कानून बनाए थे, अगर वो लागू हो गए होते तो खेती छोड़ के भाग जाते, आप शहरों में मजदूरी करने के लिए चले जाते। और यही चाहते हैं ये कि आप खेती से हट जाएं और खेती एक कॉरपोरेट को दे दें, अंबानी को दे दें, अडानी को दे दें। जब मैंने देखा कि ये बहुत खतरनाक हो रहा है तो मैंने तय किया कि मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा और उनको कहूंगा कि आप इन कानूनों को वापस लें। मैंने 10 दिन तक सोचा, क्योंकि मेरी दिक्कत ये थी कि मैं गवर्नर था। गवर्नर को लोग कहते हैं साहब वो तो कानून की चेयर पे बैठे, उन्हें नहीं बोलना चाहिए। मेरे दोस्तों ने ये भी मशवरा दिया कि आप उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बन जाओगे, आप क्यों झगड़ा मोल ले रहे हैं। मैंने कहा मुझे किसी भी पद से ज्यादा इस बात की परवाह है कि हमारे लोग जब मर रहे हों तो हम उनके साथ खड़े हों, और अगर हम उनके साथ नहीं खड़े होते हैं तो हम पे लानत है। तो मैं अपना इस्तीफा जेब में रख के इस आपके माननीय प्रधानमंत्री से मिलने गया। इन्होंने कहा कि बताइए क्या बात है सतपाल भाई। मैं कहा साहब बात यह है कि तब 4 ही महीने हुए थे, 4 महीने से बॉर्डर पे पड़े हैं। आप इनको गंदे कपड़े में देखते होंगे, गरीबों को। ये ऐसे नहीं है, 40-40 गांव में इनकी बात चलती है। ये चौधरी हैं अपनी अपनी जगह के, तो इनकी बात को सुनना चाहिए आपको। तो बोला चले जाएंगे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा साहब ये ऐसे नहीं जाएंगे, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओ, उससे पहले नहीं जाएंगे। ये जो सिख भाई हैं, इनके तो गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था। हमारे वाले भी इसी तरह के हैं, और अब तो ये दोनों मिल गए हैं। इन कौमों से लड़ा नहीं जाता, बातचीत की जाती है। आप बातचीत करिए। खैर उस वक्त तो वो बहुत घमंड में थे, लेकिन 2 महीने बाद माफी मांग के वो काले कानून वापस लिए। और उस वक्त जब वापस ले रहे थे तो ये भी कहा कि हम MSP लागू करेंगे। MSP क्या है मैं आपको बता देता हूं। MSP का नियम यह है कि किसान की फसल का दाम जब निर्धारित मूल्य से नीचे चला जाएगा तो सरकार उसकी खरीद कर लेगी, ताकि किसान को नुकसान ना हो। ये कानूनी तौर पे लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। चूंकि अडानी ने बहुत बड़े पैमाने पे पानीपत में, सोनीपत में बड़े बड़े गोदाम बना दिए हैं, और वो आपकी खरीद करेगा कम दाम पे और बेचेगा ज्यादा दाम पे। तो मैं ये MSP वाली लड़ाई अभी हमारी चालू है, चालू रहेगी, लेकिन हम जीतेंगे, इसमें पक्का जीतेंगे। फिर इसके अलावा एक सबसे गलत बात जो ये कर रहे हैं वो है कि हमारी फौज दुनिया में दूसरे नंबर की फौज मानी जाती है। हमारी फौज की शहादत
सारी दुनिया में उसकी मिसाल दी जाती है। लेकिन हमारी फौज को खत्म करने के लिए ये अग्निवीर ले आए हैं, जिसमें सिर्फ 4 साल की नौकरी होगी, कोई पेंशन नहीं होगी, किसी तरह की तरक्की नहीं होगी और हमारे बच्चे धक्के खाते फिरेंगे। फौज को खत्म करेंगे और दूसरी तरफ खेती को खत्म करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये अग्निवीर वाला जो मसला है, इसके खिलाफ भी आपको और हमको एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारे बच्चे नहरों पे, सड़कों पे सुबह सुबह दौड़ लगाते थे इस उम्मीद में कि हम चुने जाएंगे फौज में और हम आगे जाएंगे। मैं जब गोवा में गवर्नर था तो वहाँ एक वो होता है फिल्म फेस्टिवल, उसके आखिरी दिन उन्होंने मुझे बुलाया बोलने के लिए, तो मेरे से तो रुका नहीं गया। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, तुम जो ये जाते हो हरिद्वार और ऋषिकेश तीर्थ करने, ये क्या तीर्थ है, इससे क्या मिलता है? तीर्थ अगर करना है तो झुंझुनू में जाओ, जिसके गांव के एक गांव के बाहर शहीद की मूर्ति लगी हुई है, उसको जाके प्रणाम करो, उसकी बेवा की खबर लो, उसके बच्चे की खबर लो, उसमें जो पुण्य मिलेगा वो हरिद्वार में पंडित जी को पैसे देने से नहीं मिलने वाला है। तो खैर वो बात काफी लोगों की समझ में आई है और लोग समझते हैं कि इसकी इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार का यही रवैया है कि किसी भी तरह इनकी फौज भी खत्म कर दो, इनकी खेती भी खत्म कर दो, लेकिन वो इसमें कामयाब होंगे नहीं। दूसरी मैं बात ये बताऊं, जब मैं गवर्नर था कश्मीर में तो वहां सीआरपी के लोगों को जाना था जम्मू से श्रीनगर, तो नियम ये है कि अगर वो 1800-700 लोग जा रहे हैं तो वो वो बना के नहीं जाएंगे अपनी लाइन, वो कॉन्वॉय के बजाय जहाज से जाएंगे। उन्होंने 5 जहाज इनसे मांगे थे होम मिनिस्ट्री से, 4 महीने तक उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी रही और अल्टीमेटली उन्हें मना कर दिया गया और वो बजाय जहाज के जमीन के रास्ते से गए और रास्ते में टेररिस्ट ने उनमें गाड़ी मार के 40 जवानों को शहीद कर दिया। पुलवामा में जब शहीद हुए तो मैंने इसको ढूंढा, प्रधानमंत्री को कहाँ है, पता चला कि वो जिम कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी। 6 बजे मुझे हाथ लगा और 6 बजे बोला सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा 40 जवान मर गए और हमारी गलती से मरे हैं। तो मेरे से बोला इस पे चुप रहना, कुछ नहीं बोलना। मैं समझा कोई जांच कराएंगे। 2 घंटे बाद जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल, उसका फोन आया, वो मेरा क्लास फेलो भी रहा है लॉ में। उसने कहा सतपाल भाई इस पे मत बोलिए अभी कुछ। मैं कहा क्यों? कि नहीं हम कुछ देख रहे हैं। मैं समझा ये जांच करेंगे। इन्होंने जांच करने के बजाय आपके बच्चों की लाश पे खड़े होकर चुनाव लड़ा। एक आदमी से अपील की कि जो वोट देने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना, और पुलवामा के शहीदों की याद क्या रखना कि हमें वोट देना। आज पुलवामा की विधवाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई हैं और वो कह रही हैं कि हमारे जो वो थे पति, उनकी मौत की जिम्मेवारी किसी की है कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं भी कह रहा हूं कि आज तक इस बात की जांच नहीं हुई है। कोई ना कोई सर कलम होना चाहिए था कि इसकी वजह से हमारे 40 नौजवान मारे गए। कोई जांच नहीं, किसी तरह की जांच नहीं हुई। तो ये पुलवामा का रहा, और पुलवामा में अभी भी पुलवामा के मामले में ये कोई जांच नहीं करा रहे हैं। मैंने तो कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और हम इसकी मांग करेंगे। तीसरी चीज है, वैसे मैं ज्यादा लंबा हो गया ना सर, तो हाँ, ये पुलवामा ऐसी चीज है कि अगर ये अपोजिशन वाले पुलवामा के सवाल को ठीक से उठा लें तो इसी में मोदी चला जाएगा, क्योंकि उसका कोई जवाब नहीं है उसके पास। मोदी, मैं तो उसके साथ रहा हूं, किसान के बहुत खिलाफ। एक बार मैं गन्ने के दाम के लिए गया कि साहब इनके गन्ने का पेमेंट कर दो,
तो छूटते ही बोला, ये क्या करते हैं, एक दिन बोते हैं एक दिन काटते हैं। तो मैं कहा आप ऐसा करो कि अगस्त सितंबर में ये ईंट बांधते हैं अपनी, जब वो गिरने लगती है तो आप जाके एक दिन ईंट बांध के देख लो, सारा चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे ब्लेड से काट दिया हो, पूरा चेहरा कट जाता है किसान का। और सारा साल मेहनत करता है, ये कह रहा है कि एक दिन बोते हैं एक दिन काटते हैं। तो वो बेसिकली हमारे खिलाफ, किसान कौमों के खिलाफ है, किसानी के खिलाफ है, हमारी फौजों के खिलाफ है, हमारे नौजवानों के खिलाफ है। जवाब देना आपके हाथ में है। आप जात पात बिल्कुल भूल के इकट्ठा होके इनको धक्का दे दीजिए तो खेती भी बच जाएगी, किसानी भी बच जाएगी, आपके बच्चे भी बच जाएंगे, फौज भी बच जाएगी। मैं बहुत लंबा नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास मुकेश भाकर जैसा साफ सुथरा, ईमानदार और बहादुर नौजवान है, जिसमें बहुत दूर तक जाने की उम्मीदें हैं। अगर आपने जरा सा धक्का दे दिया तो राजस्थान की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने के लायक ये नौजवान है। ठुक के वोट दे दो, जहां आपके अलावा किसी की वोट ही ना हो, और ठोक के इनको कामयाब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।